हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ और ऑपरेटिंग सिस्टम की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। दोस्तों, जब भी आप किसी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टडी कर रहे हो तो आपको दो चीजें देखनी होती है। पहली चीज ये कि वो एल्गोरिथम प्रोसेस को किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करेगा, यानी रेडी क्यू में अगर बहुत सारे प्रोसेस हैं तो उन प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास पहले जाएगा, ये किस क्राइटेरिया को देख के सिलेक्ट किया जा रहा है। दूसरा ये आपको चेक करना है कि वो जो भी एल्गोरिथम है वो किस टाइप के मोड को यूज कर रहा है। यहां पर मतलब मोड का मतलब है दोस्तों, वो जो एल्गोरिथम है वो प्रीएम्प्टिव मोड में काम कर रहा है कि नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में काम कर रहा है। आइए दोनों चीजों को डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसके अंदर दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्राइटेरिया की तो एफसीएफएस एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम कर रहा है। नाम से पता चल रहा है कि जो प्रोसेस पहले अराइव होगा रेडी क्यू में उसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं यहां पर कि ये एल्गोरिथम की जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब कि आपके पास जो रेडी क्यू है उसमें जो प्रोसेस सबसे पहले अराइव होगा वो सीपीयू के पास सबसे पहले जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। यहाँ पर मैंने इस अराइवल टाइम के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है देखिए, द प्रोसेस विच अराइव्स फर्स्ट इन द रेडी क्यू इज फर्स्टली असाइंड टू द सीपीयू। मतलब जो सबसे पहले रेडी क्यू में आएगा वो सबसे पहले असाइन होगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने का ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडी क्यू की बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम होगा पहले प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आता है, और न्यू स्टेट कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में। रेडी स्टेट कहाँ होती है, रैम में। यानी रैम के अंदर रेडी क्यू में जो सबसे पहले प्रोसेस आएगा उस प्रोसेस को ये एल्गोरिथम सबसे पहले सिलेक्ट करेगा, कहां पर, सीपीयू पे ले जाने के लिए। अच्छा, ये एल्गोरिथम यूज कौन कर रहा है, ये एल्गोरिथम यूज कर रहा है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। याद रखिएगा, ये जो भी हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं ये सारे एल्गोरिथम्स को यूज कौन करने वाला है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, राइट। तो दोस्तों अगर आपको एक बार ये समझ गया कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, फिर हम लोग बात करते हैं मोड की। तो मोड में मैंने बताया ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है ये आप अच्छे से समझिए। अगर कोई हमारा एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिव है तो वो करंटली रनिंग जो प्रोसेस है उसे बीच में रोक नहीं सकता। इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से सुनते हैं दोस्तों। जब भी कोई यहाँ पर प्रोसेस सीपीयू पे रन हो रहा है, अगर वो रन होते होते इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए चला गया, इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए चला गया मतलब उसने इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए रिक्वेस्ट किया, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में लेकर जाते हैं, राइट। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ऐसे प्रोसेस को फाइंड करता है जो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी को रिक्वेस्ट करता है और जब तक उसकी इनपुट आउटपुट एक्टिविटी ना हो जाए तब तक वो आगे रन नहीं होगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम ब्लॉक स्टेट में लेके जाते हैं। अगर वो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में चला गया तो सीपीयू उस समय खाली है, तब हम किसी और प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये जो है ये प्रीएम्प्टिव नहीं कहलाएगा, ये नॉन प्रीएम्प्टिव ही है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कोई प्रोसेस अगर रन हो रहा है तो उसको वहां पर रोक कर किसी और प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हो, समझे। तो देखिएगा मैं आपको यहाँ पर एक्चुअल डेफिनेशन दिखा देता हूं। तो क्या लिखा गया है नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में, वंस द सीपीयू हैज बीन अलोकेटेड टू अ प्रोसेस। अगर एक बार सीपीयू को कोई प्रोसेस अलोकेट कर दिया गया, दैट प्रोसेस कीप्स द सीपीयू अंटिल इट रिलीजेस द सीपीयू आइदर बाय टर्मिनेटिंग और बाय रिक्वेस्टिंग इनपुट आउटपुट। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दोस्तों हम नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं तो कोई भी प्रोसेस अगर सीपीयू पे चला गया तो वो सीपीयू को दो कंडीशन में ही छोड़ सकता है। एक तो वो खुद टर्मिनेट हो जाए, मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर निकल गया, या तो वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए गया, समझे। तो यहां पर दोस्तों अगर प्रोसेस कुछ टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट किसी भी वजह से हो सकता है, अगर वो एग्जिट स्टेट में चला गया या वो रिक्वेस्ट करता है इनपुट आउटपुट को और खुद सीपीयू को छोड़ देता है वॉलंटरीली, तो यहां पर दोस्तों जो है अब दूसरा प्रोसेस सीपीयू पे आ सकता है। तो ये बात हुई नॉन प्रीएम्प्टिव की। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि रनिंग प्रोसेस को आप किसी भी समय रोककर किसी और को शेड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो एफसीएफएस है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब किसी को बीच में रोकेगा नहीं जब तक वो प्रोसेस खुद सीपीयू छोड़कर ना जाए। सीपीयू छोड़कर वो कैसे जा सकता है, आइदर टर्मिनेट हो जाए और यार इनपुट आउटपुट को रिक्वेस्ट करे तो खुद ही वो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया कि एफसीएफएस जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है और एफसीएफएस किस क्राइटेरिया पे काम करता है, अराइवल टाइम पे। तो आइए दोस्तों एक न्यूमेरिकल के जरिए हम इस एफसीएफएस एल्गोरिथम को डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में रिलेटेड टू एफसीएफएस तो आपको तीन चीजें वो देंगे। एक, कितने प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में है, यानी नंबर ऑफ प्रोसेसेस। देन हर एक प्रोसेस का अराइवल टाइम, मतलब किस समय में वो रेडी क्यू में आए थे। और तीसरी चीज, वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, यानी उसे हम कहते हैं बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं एक टेबल दिखा रहा हूँ, उस टेबल को देखिएगा। यहाँ पर ये जो तीन चीजें आपको दोस्तों दिख रही है एक कलर में, ये जो तीन चीजें हैं ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम,
टर्न अराउंड टाइम हर एक प्रोसेस का, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ये 4 चीजें हमें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, इसको छोड़कर और भी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, धीरे धीरे हम सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। पहले आप इस बेसिक एग्जाम्पल को समझिए ताकि आपको ये समझ आए कि एफसीएफएस काम कैसे करता है। देखो यहाँ पर हमें प्रोसेस दिए हुए हैं, कितने प्रोसेस दिए हुए हैं? 5, P1, P2, P3, P4, P5, और ये दिया गया है कि उनके अराइवल टाइम्स क्या है, मतलब वो किस टाइम पर आए थे। यहाँ पर आप अगर सीपीयू को 0 टाइम से समझो, कंसीडर कर रहे हो कि आपने जस्ट सीपीयू स्टार्ट किया तो उस समय टाइम 0 है, तो यहाँ पर देख रहे हो 0 लिखा गया है, मतलब जैसे ही ये रेफरेंस लिया जा रहा है, एक्चुअली में आप इसे बोल सकते हो रेफरेंस टाइम। जैसे आप मैकेनिक्स के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते होगे, कभी आपने फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, तो किसी अगर बॉल को आप छोड़ते हो तो उस समय टाइम 0 लेते हो, है ना, तो t0 एक रेफरेंस है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये रेफरेंस टाइम है, मतलब सबसे पहले ये आया था, उसके बाद 4 सेकंड के बाद ये आता है, फिर 5वें सेकंड पे ये आता है, फिर 11 सेकंड पे ये आता है, 12 सेकंड पे ये आता है, समझे। फिर वो सीपीयू पे रन होने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे हम बस टाइम कह रहे हैं। बस टाइम मतलब सीपीयू टाइम, सीपीयू पे रन एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम उन्होंने लिया। दोस्तों अब यहाँ पर हमें बाकी की 4 चीजें कंप्यूट कर दी है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तब आपको एक चार्ट बनाना होता है, जिसे हम टाइमलाइन चार्ट कहते हैं, उसी को हम कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर गैंट चार्ट कहते हैं। तो दोस्तों अब ये गैंट चार्ट कैसे बनेगा इसे ध्यान से देखिएगा। हमें बेसिकली एक टाइमलाइन चार्ट बनाना है, मतलब उस टाइमलाइन चार्ट में हम ये बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस कब खत्म हो रहा है और कब स्टार्ट हो रहा है। सो बड़ा आसान होता है उसे बनाना। आपको एक सिंपल सा ऐसा एक लाइन खींचना है जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो अब आपको यहाँ पर सारे प्रोसेस के जो सीक्वेंस है उन्हें नोट करना है। देखिए अगर हम अब एफसीएफएस यूज कर रहे हैं तो सपोज यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इस लाइन को आगे बनाता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। सो दोस्तों ये रहा लाइन और ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन पे मैं सबसे पहले बनाऊंगा उस प्रोसेस को जो सबसे पहले अराइव हुआ था, क्योंकि हम एफसीएफएस यूज कर रहे हैं। तो एफसीएफएस की क्या क्राइटेरिया है कि जो प्रोसेस पहले आएगा उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अब देखिए ये पांचों के पांचों प्रोसेस में से सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले P4 आया है। इसलिए दोस्तों हम P4 को टाइम 0 पे P4 आया है तो P4 को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। और P4 को कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे? देखिए P4 कितना टाइम ले रहा है, उसका बर्स्ट टाइम है 3, मतलब वो 3 सेकंड के लिए, यहाँ पे सारे टाइम सेकंड में है, वो 3 सेकंड के लिए सीपीयू पे रन होगा। एग्जाम में आपको टाइम की यूनिट क्या दी है वो आप देख लेना, यहाँ पर मैं सेकंड अज्यूम कर रहा हूँ। तो दोस्तों 0 से लेकर 3 सेकंड तक, 0 से लेकर 3 सेकंड तक जो हमारा है वो P4 जो है वो रन होगा। ठीक है, तो इसे मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ कुछ इस तरह। ये जो स्लॉट है टाइम का 0 से लेकर 3 तक, ये किसने लिया दोस्तों? P4 ने लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे जब P4 रन हो रहा था 0 से 3, उसके बीच में कोई प्रोसेस आया हुआ है क्या? कोई प्रोसेस नहीं आया था। ठीक है, अगर आता भी था तो हम P4 को रोकते नहीं थे, क्योंकि जो हमारा एफसीएफएस है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। अब दोस्तों जैसे ही 3 सेकंड हो गया, अब फिर हम देखेंगे 3 सेकंड के बाद क्या कोई प्रोसेस आया हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों P5 11 सेकंड पे आता है, P3 12 सेकंड पे आता है, P2 5th सेकंड पे आता है, P1 4th सेकंड पे आता है, मतलब 3rd सेकंड पे कोई नहीं आया है। तो दोस्तों 3 से लेकर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर 4 तक, 3 से लेकर 4 तक कोई भी प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने ही प्रोसेस अराइव हो रहे हैं वो ये 0 से 3 रन हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली 4 पे अराइव हो रहे हैं। मतलब 3 से 4 तक का स्लॉट क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर वेस्ट हो गया। मतलब उस समय सीपीयू हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा, उस समय सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये स्लॉट हमारा वेस्ट हो गया 3 से 4, उस समय कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आया था। जैसे ही 4था सेकंड होता है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो P1 है वो अराइव हो जाता है और उस समय दूसरा कोई भी प्रोसेस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर P1 जब 4th सेकंड पे अराइव होगा तो उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 2। तो 4 से लेकर आगे 2 मतलब 6th सेकंड तक जो है हमारा वो रन होगा P1। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो P1 है उसे मैं उसकी एरिया को शेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों रन होगा हमारा P1 और 2 प्रोसेस रन हो चुके हैं तो उसे मैं कट कर देता हूँ। देखो ये प्रोसेस हमारा रन हो चुका है P4 और P1 भी रन हो चुका है। अब जब P1 रन हो चुका तो कितना टाइम हो चुका था? 6th सेकंड हो चुका था। अब 6th सेकंड तक कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं हम लोग ये देखते हैं। दोस्तों 6th सेकंड पे हमारा आया हुआ है P2 और कोई प्रोसेस आया हुआ है क्या? नहीं। तो इसका अराइवल टाइम दोस्तों P2 का 5 है और वो कितना टाइम ले रहा है? 4 यहाँ पर उसका बर्स्ट टाइम है, राइट। तो 6 से लेकर आगे 4 सेकंड तक यानी 10 तक कौन रन होगा? हमारा P2 रन होगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों P2 जो है वो रन होगा 6 से लेकर हमारे 10 तक, क्योंकि उसको 4 यूनिट टाइम यूनिट चाहिए ऑन सीपीयू। तो अगला स्लॉट है भाई हमारा किसने ले लिया? P2 ने ले लिया। ओके, सो इस तरह आपको दोस्तों जो गैंट चार्ट है वो बनाने का है। अब इसके बाद आपको ये देखने का है
कि 10th सेकंड पे कोई प्रोसेस आया हुआ है क्या, तो आप देख रहे हो यार 10th सेकंड पे कोई प्रोसेस नहीं आया हुआ है। ये P5 11th पे आता है, P3 12th पे आता है। इसलिए फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वेट करना होगा कि जो 10 से लेकर 11 तक का स्लॉट होगा वो खाली रहेगा। उस समय सीपीयू कुछ भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं है। 11 सेकंड में दोस्तों कौन आता है फिर यहाँ पर, 11 सेकंड पे हमारा P5 आता है और वो कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड लेता है। ठीक है, तो अगला जो स्लॉट होगा 11 से लेकर 13 तक, 11 से लेकर 13 तक वो दोस्तों यूटिलाइज होगा फॉर व्हाट, P5। तो नेक्स्ट स्लॉट हमारा P5 लेगा। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद हमारा जैसे ही 13 सेकंड होता है तब क्या कोई प्रोसेस आया हुआ, यस। P3 जो है 12 सेकंड पे आया था, उसको कितना टाइम चाहिए, 3 टाइम यूनिट चाहिए ऑन सीपीयू। तो इसलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है 13 से लेकर 16 तक कौन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा हमारा P3। ओके, सो यहाँ पर P3 एग्जीक्यूट हो गया, इस तरह P3 भी खत्म हो गया। अब एक बार आपने ये पूरा का पूरा बना दिया टाइमलाइन, जिसे हम गैंट चार्ट कह रहे हैं दोस्तों, एक बार ये चार्ट बन गई, फिर आपको देखना है कि हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है। उसे मैं नोट कर ले रहा हूँ, बहुत ही आसान है उसे यहाँ पर नोटिस करना। आप देखोगे कि जो हमारा P1 है, P1 कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पर देखो P1 खत्म हो रहा है दोस्तों 6 सेकंड पे, तो उसका कंप्लीशन टाइम है 6, राइट। फिर उसके बाद P2 कहाँ खत्म हो रहा है, P2 खत्म हो रहा है 10 सेकंड पे, तो उसका कंप्लीशन टाइम है 10। फिर उसके बाद दोस्तों P3 कहाँ पर खत्म हो रहा है, P3 खत्म हो रहा है 16 सेकंड पे, तो उसका टाइम यहाँ पर कंप्लीशन टाइम है 16। फिर उसके बाद P4 कहाँ खत्म हो रहा है, P4 आप देखोगे P4 यहाँ पर 3rd सेकंड पे खत्म हो रहा है, कंप्लीशन टाइम है 3। और उसके बाद दोस्तों P5 का खत्म हो रहा है, P5 खत्म हो रहा है 13 सेकंड पे। ओके, तो एक बार आपको कंप्लीशन टाइम पता चल गया तो टर्न अराउंड का टाइम कैसे निकालोगे। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टोटल सिस्टम में प्रोसेस ने कितना टाइम अपना वहां पे स्पेंड किया। तो दोस्तों जब कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है, कोई प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ और कब वो अराइव हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ और कब वो अराइव हुआ था, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा ना कि प्रोसेस ने टोटल सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड किया। तो देखो अगर ये प्रोसेस 6th सेकंड पे कंप्लीट होता है और अराइव होता है 4th सेकंड पे, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है दोस्तों, यहाँ पर इसका टर्न अराउंड टाइम होगा 2, राइट। वैसे दोस्तों अगर आप देखोगे नेक्स्ट यहाँ पर ये कंप्लीशन टाइम इसका है 10 और अराइव हुआ था 5 पे, तो इसका टोटल यहाँ पर टर्न अराउंड कितना हुआ 5, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखोगे ये अराइव हुआ था 12 पे और खत्म 16 पे हो रहा है, तो टर्न अराउंड टाइम इसका हो गया 4, 16 - 12। वैसे दोस्तों 3 - 0 कितना होगा 3, तो P4 का टर्न अराउंड टाइम 3 है। और P5 जो है वो 13 पे खत्म होता है, 11 पे अराइव होता है, तो 13 - 11 2, तो टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर हो गया 2। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज को नोट कीजिएगा कि नेक्स्ट अगर हम लोग वेटिंग टाइम की बात करें तो एकदम सिंपल सा समझते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है, सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड किया। जरा लॉजिकली सोचो कि उसको बस टाइम 2 चाहिए था और उसने 2 यूनिट टाइम ही स्पेंड किया, मतलब इसको सेकंड में अगर मैं लूँ तो उसे 2 सेकंड चाहिए सीपीयू में और उसने सिस्टम में 2 सेकंड ही स्पेंड किया, तो उसने कुछ वेट किया क्या, नहीं वेट किया, उसने 0 सेकंड के लिए वेट किया, राइट। तो यहाँ पर आप वेटिंग टाइम अगर आपको निकालना है तो वेटिंग टाइम को निकालना बड़ा ही आसान है कि जितना भी उसका टर्न अराउंड टाइम है, मतलब टोटल टाइम सिस्टम में उसने जितना भी स्पेंड किया है उसमें से बस टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब सिस्टम में टोटल जितना टाइम स्पेंड किया उसमें से अगर मैं वो टाइम स्पेंड कर दूं, सॉरी वो टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूं जितना प्रोसेस ने सीपीयू पे लगाया है, तो बचा हुआ टाइम क्या रहेगा, वेटिंग टाइम रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर है दोस्तों। इस जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, मतलब हमें ये अज्यूम करना है कि हमारा प्रोसेस या तो वेट कर रहा है हमारे रेडी क्यू में या तो सीपीयू पे रन हो रहा है। तो जरा सोचो सीपीयू पे रन होने के लिए इसको 2 सेकंड चाहिए, तो अगर टोटल टर्न अराउंड टाइम जो भी है उसमें से 2 सेकंड में माइनस कर दूं तो बचा हुआ टाइम क्या रहेगा, वो टाइम जितना वो वेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे टर्न अराउंड टाइम भी 2 है और बस टाइम भी 2 है, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, कंप्लीशन माइनस अराइवल, तो इसका फॉर्मूला होगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, तो फॉर्मूला नहीं, आप लॉजिक समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इनपुट आउटपुट एक्टिविटी भी दे दे, तब आपको वहां पर केयरफुली सॉल्व करना होगा। आगे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगा अपने MIT Pro ऐप पे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे कि वेटिंग टाइम अगर हम लोग निकाले टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो आंसर क्या आएगा 0। ओके, यहाँ पर 5 - 4 करे तो आंसर कितना आएगा 1। इसका क्या मतलब है, P2 को 1 सेकंड के लिए वेट करना पड़ रहा है। देखते हैं P2 कहां पर है, देखो P2 यहां पर है। P2 स्टार्ट दोस्तों कहां पर हुआ था, 6th सेकंड पे स्टार्ट हुआ था और वो अराइव कब हुआ था, 5th सेकंड पे। मतलब 5 से लेकर 6 तक उसको 1 सेकंड तक वेट करना पड़ा, किसके लिए, जब तक P1 कंप्लीट ना हो जाए, समझे। उसी तरह अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट वाला जो हमारा है P3, इसके लिए वेटिंग टाइम कितना है, इसका टर्न अराउंड टाइम 4 है और बस टाइम 3 है, तो इसको भी 1
सेकंड वेट करना पड़ा। तो P3 देखो कहां पर है, यहां पर। दोस्तों P3 स्टार्ट कितने पे हो रहा है, 13 पे, और आया कब था वो 12 पे, यानी उसको 12 से लेकर 13 एक यूनिट टाइम के लिए वेट करना पड़ा। वैसे दोस्तों अगर नेक्स्ट हम देखें 3 - 3 P4 जो है उसका टर्न यहाँ पर वेटिंग टाइम 0 आता है, और यहाँ पर P5 का भी 2 - 2 आंसर 0 आता है। मतलब P4 और P5 ये दोनों को कुछ भी वेट करना नहीं पड़ा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब दोस्तों एक बार आपको वेटिंग टाइम पता चल गया तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, या एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपसे पूछ सकते हैं। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय सम ऑफ, मतलब यहाँ पर जितने भी टर्न अराउंड टाइम है उसको सम करना है, सम ऑफ ऑल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो दोस्तों अगर मैं सबको सम करूं, यानी 2 + 5 + 4 + 3 + 2, मतलब जितने भी टर्न अराउंड टाइम है वो हमें सम करना है, फिर डिवाइडेड बाय कर देना है 5। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सम करोगे तो 5 + 4 यहाँ पर ये 9 + 2 11 14 16 16/5। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे मैंने यहाँ पर ये टर्न अराउंड टाइम निकाला। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। वैसे दोस्तों अगर आपसे कोई एवरेज वेटिंग टाइम पूछता है तो सेम कंसेप्ट होगा, सारे वेटिंग टाइम को सम करना है। तो पूरा वेटिंग टाइम सम करो, कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, कितने प्रोसेस है 5, तो 2/5 ये एवरेज वेटिंग टाइम हो गया। इजी एकदम। वैसे ही हम रेस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हैं, और एवरेज रेस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए हमें सारे रेस्पॉन्स टाइम को सम करके डिवाइड बाय क्या करना होगा, 5 करना होगा। यहाँ पर दोस्तों रेस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका प्रोसेस अराइव कब हुआ था, और आपके प्रोसेस को पहली बार सीपीयू पे कब मौका मिला, मतलब सीपीयू पे फर्स्ट टाइम उसे जाने को कब मिला, वो टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये दोस्तों जो होगा ये होगा हमारा क्या, टोटल रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे P1 जो है, आपको यहाँ पर P1 जो दिख रहा है, P1 आया कब था, P1 दोस्तों 4th सेकंड पे सीपीयू आया, 4th सेकंड पे था, और उसे सीपीयू भी 4th सेकंड में मिल रहा है, मतलब तुरंत सीपीयू मिल गया, इसलिए मिला 4th सेकंड पे सीपीयू और आया 4th सेकंड पे था। तो 4 - 4 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम हो गया 0। आई थिंक आपको रेस्पॉन्स टाइम की फॉर्मूला यहाँ पर पता चली क्या है, कि फर्स्ट टाइम उसे कब सीपीयू पे मौका मिला, माइनस अराइवल टाइम। ओके, तो वैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें P2 की, तो P2 को मौका मिला 6th सेकंड पे पहली बार, और आया वो 5th सेकंड पे था। तो 6 - 5 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम हो गया 1 का। ठीक है, वैसे दोस्तों हम लोग P3 की बात करें तो P3 को मौका कब मिला, 13 सेकंड पे, आया वो 12th सेकंड पे था, इसलिए रेस्पॉन्स टाइम हो गया 13 - 12 1। अब P4 को अगर आप देखोगे तो P4 दोस्तों 0th सेकंड पे आता है, सॉरी 0th सेकंड पे उसे मौका मिलता है सीपीयू पे, और आता भी वो 0th सेकंड पे है। तो 0 - 0 कितना होगा, 0। वैसे अगर हम लोग P5 की बात करें, P5 11 सेकंड पे स्टार्ट होता है सीपीयू पे जाना, और 11 सेकंड पे आता भी है, मतलब जैसे ही आया वैसे ही चला गया, तो इसका भी रिस्पॉन्स टाइम 0 होगा। एक चीज आप नोट करोगे, इस केस में आपको वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सेम दिख रहे हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि सर वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आगे आप देखोगे यहाँ तो ऐसा हो रहा है ना कि कोई प्रोसेस रन होने लगा, और वो रन होते समय जब तक पूरा रन ना हो ले हम लोग उसको प्रिम्प्ट नहीं कर रहे बीच में, लेकिन जब आप प्रिम्प्ट करोगे तो आप देखोगे रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो रेस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला याद रखो, आगे मैं और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिसमें आप ये चीज को ऑब्जर्व करोगे। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, सीपीयू पे पहली बार कब गया। ठीक है, पहली बार जाने के बाद अगर उसको बीच में रोक लोगे एग्जीक्यूट होते समय, और बाद में और वेट कराओगे तो वेटिंग टाइम और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रेस्पॉन्स टाइम को आगे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, रेस्पॉन्स टाइम ये देखता है कि पहली बार कब सीपीयू मिला और वो अराइव कब हुआ था, वो दोनों के बीच में गैप क्या है, समझे अच्छे से। तो यहाँ पर जो एवरेज दोस्तों रेस्पॉन्स टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज वेटिंग टाइम के इक्वली होगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो FCFS टेक्निक है इसके ड्रॉबैक्स क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है।